अन्नदाता का उद्धार दया में नहीं बल्कि बल्कि नवाचार में है। ठीक है, मान लीजिए आपका प्रश्न। अब इसमें क्या है, पूरे पन्ने पे, जैसे ये A4 का पन्ना है तो पूरा पन्ना रखेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, एक पन्ने में एक निबंध। ठीक है, यहाँ पे जब भी पेपर जब आएगा ना आपके पास लिखना रहेगा, मान लीजिए 600-700 शब्दों में लिखना है, या यूपीएससी की देना तो 1500 शब्दों में लिखना है, तो उसका इंट्रोडक्शन यहीं पे लिख करके तब वहाँ पे लिखेंगे, ताकि कच्चा काम कर लेंगे, ताकि पहले ही रफ में कटिंग पिटिंग ना हो वहाँ पे मेन में, है ना। भूमिका। अब बात हो रही है अन्नदाता। अन्नदाता के बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे? जीएस पेपर 1 में अन्नदाता के बारे में है? नहीं है। 2 में? 2 में कुछ सरकार की नीतियां हैं, क्योंकि क्या है, उद्धार में नहीं, उद्धार दया में नहीं बल्कि नवाचार में है। तो ये दया का मतलब सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिसपे, हाँ, सरकारी प्रयास। और नवाचार मतलब उनके खुद के प्रयास में, जो कृषि का सेगमेंट है। तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, इसीलिए बोला जाता है कि जब निबंध लिखना रहे तो आपका जीएस 1 2 3 मिनिमम तैयार होना चाहिए। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं? अन्नदाता का उद्धार दया में नहीं बल्कि नवाचार में है। इसको भूमिका कैसे लिख सकते हैं? तो कुछ कविताओं के माध्यम से, कुछ कहानी के माध्यम से, कुछ आपस में ही चर्चा के माध्यम से, मतलब दो व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं उसके माध्यम से, कुछ हाइपोथिक, मतलब उसको ऐसे बोल सकते हैं कल्पना के माध्यम से। ठीक है, इन सब के माध्यम से लिख सकते हैं। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको एक बार देखिएगा। अभी 2 में उसको देखे थे, तो उसमें पॉइंट सोचना। अब बताइए, कहानी के माध्यम से या कविता के माध्यम से या चर्चा के माध्यम से कैसे इसका ज्यादा सही रहेगा? कुछ डेटा फैक्ट्स के माध्यम से भी लिख सकते हैं, डेटा बता दीजिए, कुछ फैक्ट बता दीजिए। ठीक है, इसके माध्यम से। लेकिन अगर आप एक ध्यान दीजिएगा, अगर आप डेटा फैक्ट बता रहेंगे तो उनको क्या, जीएस की कॉपी जांच जांच के बोरिंग हो चुकी है। ठीक है, कुछ अगर उनको नवाचार मिलेगा, जैसे कविता के माध्यम से बता रहे हैं, कहानी के माध्यम से बता रहे हैं, तो हो सकता है उनको कुछ प्रोत्साहित कर दिया। स्टार्टिंग इसी से सही रहेगा। हाँ, कविता या चर्चा के माध्यम से भी बता सकते हैं कि चर्चा कर रहे हैं कि अन्नदाता का उद्धार। ठीक है, तो अन्नदाता के उद्धार से क्या आशय है? दया में नहीं बल्कि नवाचार में, तो कैसे होगा, इसकी भी चर्चा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहानी से शुरू कर रहा हूँ तो एक कहानी बना लूंगा तुरंत, या कल्पना शुरू करूँ तो एक कल्पना तुरंत बना लूंगा। ठीक है, तो अन्नदाता के संदर्भ में आप क्या बताएंगे कि क्या नाम है, फलाने नाम का कोई भी एक नाम रख लीजिए, एक्स नाम का कोई किसान है, और वो जो है पूरे अपने तन्मयता के साथ जो है वो कृषि कर रहा है। उसने गेहूं की फसल बोई और इस आशा में कि कल सवेरे फसल की कटाई होनी है, वो खुशी खुशी सो गया। ठीक है, लेकिन सवेरे उठता है तो देखता है कि जम के चक्रवाती वर्षा के कारण या चक्रवाती तूफान के कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं एक दूसरा उसमें डाल देंगे कि वहीं उसके बगल में किसी विशेष फसल, जैसे स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाला किसान, उसके साथ ये समस्या नहीं हुई, क्योंकि उसने जो है अपने खेत में क्या कहते हैं, क्या लगता है, पॉलीथीन, पॉली हाउस बना रखा था, जिसकी वजह से तूफानों का उतना नुकसान उसके ऊपर नहीं हुआ जितना इसके ऊपर हुआ। ठीक है, ये कहानी थोड़ी सी काल्पनिक कहानी, या कोई कल्पना किसी के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं। तो विरोधाभास के साथ शुरुआत करना, और कहानी बनाएंगे तो हमेशा विरोधाभास के साथ बनाएंगे। ठीक है, जैसे तो अन्नदाता का उद्धार दया में नहीं बल्कि नवाचार में है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे? तो ये कहानी एक बता करके फिर इसमें से सब पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो बिंदु, मुख्य भाग में बिंदु कैसे सोचेंगे? ठीक है, दया का अर्थ और एक बगल हो जाएगा नवाचार का अर्थ। ठीक है, नवाचार का अर्थ। अब दया का अर्थ मतलब क्या हो गया? सरकारी सब्सिडी दया दे रही है। ठीक है, अच्छा, इसके नुकसान क्या क्या है? ठीक है, इसके नुकसान क्या क्या है, ये भी। ठीक है, क्योंकि दया में नहीं है, नवाचार में है, तो नुकसान होगा तभी नवाचार की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सरकारी सब्सिडी। अब इसके नुकसान जो भी हैं कि एक ही फसल पे लोग आश्रित रह जा रहे हैं, जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। ठीक है, मांग अनुरूप, बाजार की मांग अनुरूप नहीं हो रहा, तो फिर एमएसपी व्यवस्था आ रही है, तमाम चीजें है ना, बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, वो सरकारी सब्सिडी के आगे पीछे आप जोड़ देंगे। ठीक है, फसल उगाने से लेकर के। ठीक है, और कैसे नवाचार इसका समाधान कर रहा है? नवाचार कैसे समाधान कर रहा है कि सरकारी सब्सिडी, इसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है वो चीजें, और नवाचार मतलब क्या, किसानों को
बाजार की मांग के अनुसार फसल उगाने के लिए बोला जाए या उसके लिए तैयार किया जाए, ठीक है, बाजार की मांग के अनुसार। अब इसकी वजह से क्या होगा, आय बढ़ेगी, तो जो भी आपको फैक्टर होगा आय में वृद्धि। भाई अगर मान लो किसान को गेहूं का उतना ज्यादा मांग नहीं है और गेहूं उगा रहा है, तो लोग जैसे जिस चीज की डिमांड कम होगी, डिमांड सप्लाई वाली चीजें होंगी, नवाचार करेगा तो गेहूं नहीं उगा करके वो स्ट्रॉबेरी उगाएगा, कोई और फसल उगाएगा। प्लस अगर गेहूं ही उगाना है तो उसमें भी वो नवाचार करेगा, सादा गेहूं ना उगा करके काला गेहूं उगाएगा, काला गेहूं इस समय चल रहा है, या किसी विशेष प्रकार की गेहूं उगाएगा, या इसमें ऑर्गेनिक खेती करेगा। नवाचार का मतलब जो अभी ट्रेडिशनल चल रहा है उसमें कुछ नयापन, तो क्या वो ट्रेडिशनल करेगा। जैसे अभी हम लोगों ने एक कहानी में देखी थी, अभी ये जो कहानी चर्चा किए थे इसमें देखे थे कि एक जो किसान ट्रेडिशनल फसल के साथ खेती कर रहा था, उसका पूरा मेहनत, साल भर की मेहनत क्या हो गई, 6 महीने की बर्बाद हो गई। एक तूफान आया, 6 महीने की मेहनत बर्बाद। लेकिन जो नवाचार कर रहा था, जिसने पॉली हाउस लगाया था, जो ड्रिप इरिगेशन का यूज कर रहा था, जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप पे जा करके उस पे वो कर रहा था, जिसने खेती वगैरह के लिए, मतलब जिसने खेतों में मतलब पर्याप्त तरीके से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, मशीनीकृत खेती कर रहा है, उसके लिए वो खेती नुकसानदायक नहीं हुई। मौसम और हुई भी अगर तो उसने क्या किया था, कुछ बीमा उमा करा रखा था, बीमा से मिल जाएगा उसको पैसा। ये जो ट्रेडिशनल किसान है ये सोचते हैं क्यों हम बीमा कराएं, क्यों हम केसीसी लें, क्यों हम वो करें, ठीक है। तो इन समस्याओं के आधार पर कहानी बनाएंगे और फिर इसके आगे से पॉइंट सोचेंगे। अब पॉइंट कैसे सोचना है, अब बात आती है कि पॉइंट कैसे सोचेंगे, बिंदु कैसे निकालेंगे। तो जीएस पेपर 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीएस पेपर 1 में इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, समाज पढ़ते हैं। अब ऐतिहासिक आधार पे इतिहास में किसानों पर कुछ बात की गई है, ठीक है, बात की गई है। भूगोल ने भौगोलिक समस्याएं या भौगोलिकता क्या किसानों पर कुछ प्रभाव डालती है, क्या समाज में जो किसानों की स्थिति है, समाज में जो किसान, मतलब समाज में जो किसान वर्ग है उसकी कुछ विशेष परिस्थिति या कुछ विशेष हो रहा है जिसमें वो दया के अर्थ में जुड़ता है। समझ जाए, सोचेंगे वे पॉइंट कि इतिहास में क्या क्या पॉइंट, मतलब इतिहास में अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का इतना शोषण किया कि आज भी वो सरकार की दया पे निर्भर है और नवाचार की ओर नहीं सोच पा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो मानसिकता इस प्रकार की बना दी कि वो जो चल रहा है वो चीजें बदलने में विश्वास नहीं रखते हैं। अभी आज ही अपने आपके पिताजी किसानी करते हैं, खेती होती है गाँव पे, क्या चीज बोए हैं अभी, गेहूं। अगर मान लीजिए अपने पिताजी से बोलिए कि हम चलिए स्ट्रॉबेरी बोते हैं या हम ये ड्रैगन फ्रूट बोते हैं, तो आपके पिताजी तैयार होंगे? मानसिकता ही नहीं लोग। हाँ, क्या बोलेंगे कि कौन करेगा? भाई ये कौन कर रहा है, ये भी तो वही लोग कर रहा है ना भाई। गेहूं में कम मेहनत है, चावल में कम मेहनत है उसमें, लेकिन वो कौन करेगा। तो नई तकनीक, नई चीजों के प्रति आग्रह की बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताएंगे इतिहास के दृष्टिकोण से कि इतिहास में इतना शोषण हुआ कि अभी भी किसान नए तरीके से, तो इसमें लिखेंगे इतिहास में किसानों का शोषण नवाचार से, मतलब नवाचार की तरफ नवाचार उन्मुखता नहीं है उसमें, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे बताएंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर यूपी का किसान, और यूपी के स्पेशल का अगर रहेगा तो यूपी की थोड़ी चर्चा कर लीजिए, ठीक है, कि यूपी में है ना। अब भौगोलिकता कैसे किसानों पे प्रभाव डालती है, सोचिए थोड़ा सा पॉइंट इसमें। सबसे मेन तो समस्या वही है, हाँ, जिसके कारण दया का सामना उनको करना पड़ता है, नवाचार से वो भागते हैं। क्योंकि हाँ, जब भी हम लोग ये सोचेंगे, जब भी हम लोग ये पॉइंट सोचेंगे, इतिहास भूगोल समाज, फिर आगे हम लोग जीएस पेपर 2 में सरकारी नीति और इंटरनेशनल रिलेशन और ये सब, ठीक है, जैसे सरकारी नीति, ठीक, आईआर, सरकारी नीति हो गई, आईआर का पॉइंट हो गया, है ना, ये सारी चीजें। अब जब भी हम ये पॉइंट सोचेंगे तो उसमें हमेशा ये याद रखना है कि दया का अर्थ में कैसे जुड़ रहा है और नवाचार के अर्थ से कैसे जुड़ रहा है, हमेशा पॉइंट। अब जैसे भौगोलिकता, तो भौगोलिकता क्या समस्या है दया के अर्थ में, किन कारणों की सरकार दया देना करना पड़ रहा है, सब्सिडी की बात क्यों चल रही है, एमएसपी की बात क्यों चल रही है, सरकारी सहायता की बात क्यों चल रही है, क्योंकि भौगोलिकता हमारी इस प्रकार से है कि हम बहुत ज्यादा इस मामले में परेशान है कि हम जो है क्या करते हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ लीजिए या किसी से भी जोड़ लीजिए, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सूखा, बहुत ज्यादा बाढ़, या तो जहां सूखा पड़ा वो एकदम सूखा पड़ जा रहा है, जहां बाढ़ आ रही है वहां एकदम बाढ़ ही आ जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब की वजह से। अब दया का अर्थ इस वजह से इसमें जुड़ रहा है। नवाचार का अर्थ क्या है, हम इलाकों को चिन्हित करके सूखा प्रवण या बाढ़ प्रवण ऐसी फसलें उगाएं जिसमें ये सब चीजें हो, ठीक है। समाज के बारे में, अब इसमें ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही कहानी जोड़िए,
ठीक है, अंत में भी कहानी जोड़ सकते हैं, ठीक है, अंत में मतलब बीच में भी कहानी जोड़ सकते हैं। बात है इसको कैसे जोड़ेंगे कि सामाजिक तौर पे अगर हम लोग किसानों के संदर्भ देखें तो मुंशी प्रेमचंद ने भी अपनी कहानी अपने उपन्यास, वो कौन सी उपन्यास थी, गोदान, गोदान में किसान की व्यथा कथा का वर्णन किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि किसान जो है कितनी भी मतलब कितना भी परिश्रम कर ले, वो अपने मर्याद, उसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा, अपने मर्याद और क्या कहते हैं, अपने समाज में, मतलब समाज में जो अपनी स्थिति है उससे वो आगे नहीं आना चाहता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, नवाचार प्रभावित होता है, ठीक है। जैसे आपने पिताजी का वो चर्चा किया था, तो हो सकता है तो उसमें जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सामाजिक पृष्ठभूमि से साथ जोड़ते हुए तब लिखिए, भूगोल वाला क्रोनोलॉजी आगे कर लीजिएगा। तो इसीलिए पहले रफ में बनाना रहता है कि भूगोल पहले लिखें कि इतिहास पहले लिखें, समझ रहे हैं बात। तो ये सब चीजें आगे पीछे करना होता है। फिर अब जैसे सरकारी प्रयास, तो अब बताइएगा कि ऐसा नहीं कि आजादी के बाद से सरकारों ने इस पर कोई प्रयास नहीं किया है, ठीक है। सर इसमें सरकारी प्रयास भी हुए हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या योजनाएं सरकार ने चलाई थी, हरित क्रांति से लेकर के अब तक क्या क्या चलाई है ना, अशोक दलवाई समिति, इन सब चीजों का वहां पे जिक्र करिएगा। लेकिन फिर वो मामला कहाँ पे फंस के आ जाता है, बजट, अर्थव्यवस्था, ठीक है। सर लोगों के पास इनकम होनी चाहिए, उसको वहां पे मतलब इनकम चाहिए ना भाई, पैसा इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे, इनकम है ही नहीं। तो सरकार ने क्या किया, केसीसी, इन सब ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई सर। हाँ, लेकिन ये भी सारी चीजें उनको नवाचार से जोड़ने में कमजोर मतलब सही साबित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 3 चीज की कमी है, 3F, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज लगाइए, ठीक है। केसीसी में सभी को फंड नहीं मिल पा रहा है, फंक्शनिंग सही नहीं है। आप बैंकों में जाइए, आप बोलिए कि हम किसान, हमको लोन चाहिए, आपको एक दिन में लोन मिल जाएगा, चप्पल घिस जाएगी आपकी। आज के डिजिटाइजेशन के जमाने में भी ये समस्याएं हैं। फंक्शनरीज जो स्थानीय स्तर पर, अब सरकार ने कई योजना चलाई, जैसे मान लीजिए कहीं सूखा क्षेत्र है तो वहाँ PM कुसुम योजना चल रही है, जिसमें वो 5 किलोवाट का कनेक्शन देना है ना, लेकिन वो इजीली मिल जाता है, नहीं मिल पाता है। सरकार ने ड्रिप इरिगेशन के लिए पर एकड़ यूपी में मुझे याद है 90% सब्सिडी मिल रही है, लेकिन आप लगवा के देख लीजिए, जिसका जुगाड़ रहेगा वही हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, इम्प्लीमेंटेशन की कमियां, तो फंड, फंक्शन और फंक्शन नहीं हो पा रहा सही से, ये चीजें बताएंगे, ठीक है। IR में क्या, यानी कि दया का अर्थ, अनाचार का अर्थ, तो क्या बताएंगे कि IR में अगर बाजार से जोड़ते, जैसे इजराइल क्या जोड़ सकते हैं, सूखा देश है लेकिन उसके बावजूद वो फल वगैरह सब, फल सब्जियां सब उगा के बेच रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने इसका क्या किया है, बाजारीकरण कर दिया है, ठीक है। नैम की व्यवस्था लागू हुई, लेकिन नैम में अभी भी समस्याएं हैं, बाजार, एक देश एक बाजार नहीं बन पाया, एक कृषि बाजार नहीं बन पाया। तो इजराइल के तर्ज पे हम लोग नैम को थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते हैं, और इजराइल की तरफ पे जो तकनीकी का प्रयोग है वो हम कर सकते हैं। तो IR में तकनीकी वगैरह से इससे जोड़ते हुए कि जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, इसको थोड़ा सा और प्रोत्साहन किए जाने की आवश्यकता है। अगर हम क्या नाम है, एक बिंदुकृत खेती करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा, उससे क्या होगा, इनपुट कॉस्ट भी कमी आएगी भाई, खाद पानी भी कम लगेगा, खाद भी कम लगेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, खरपतवार वगैरह नहीं उगेंगे, ठीक है। प्लस नैम को अगर हम लोग जोड़ देते हैं एक जैसे कृषि बाजार से, तो जहां पे भी किसान को फसल की मांग, मतलब मांग है, और जहां पे किसान को फसल वो हो रहा है, मतलब बेचना है, वो पूरे देश में बेच सकता है, ठीक है। सरकार ने फिर कई सारे ट्रेन वगैरह ये सब चलाया है ना, फ्रेट कॉरिडोर ये सब। तो ये फिर GS पेपर 2 का हो गया। फिर GS पेपर 3 में अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी वगैरह से तो जोड़ ही दिए, मतलब मोर देन वन जोड़ सकते हैं, मतलब इसको पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना है, हाँ, ठीक है। अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ेगा, जितना GS में पड़े वही पॉइंट होगा, हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ सकता है कि नहीं, ठीक है, या आपदा प्रबंधन से जुड़ सकता है कि नहीं, ठीक है। मतलब जैसे कोई जरूरी नहीं कि हर विषय से जुड़े ही, लेकिन जब भी हम सोचेंगे, हाँ, जहां जहां जुड़ेगा वहां, फिर नैतिकता, ठीक है, नैतिकता से जुड़ सकता है GS पेपर 4, ठीक है, जहां पे भी जुड़ेगा। इसके अलावा जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक है, तो व्यक्ति के तौर पे, फिर समाज के तौर पे, नहीं, परिवार के तौर पे, हाँ, परिवार के तौर पे, फिर समाज के तौर पे, फिर राष्ट्र के तौर पे, राज्य या राष्ट्र के तौर पे, और एक में अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या, और जैसे IR में ही केवल ये इजराइल वाले ने, और भी कई सारे देश हैं जो बहुत ज्यादा नवाचार कर रहे हैं, युगांडा हो गया, फिलीपींस हो गया, है ना, आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह में भी कई सारे जिक्र हैं। प्लस अब जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें AI कैसे मदद कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें आपने GS पेपर 2 और 3 में पर्याप्त डेटा पढ़ रखे हैं, ठीक है। जैसे इसमें किसानों की आत्महत्या की भी जिक्र करेंगे, इसमें किसानों की समस्याओं के बारे में भी जिक्र करेंगे, ठीक है, कि किसान जो है, जैसे
किसानों में भी कमी क्या है, जैसे एक डेटा आया था उसमें ये पता चला कि जो किसान केसीसी ऋण होता है वो सरकार प्रोवाइड कराती है कृषि या इससे संलग्न कार्यों में। किसान क्या करता है, केसीसी निकाल करके अपने बेटी की शादी कर रहा है। हालांकि सही है गलत मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस काम मतलब के लिए वो यूज होना चाहिए उस काम के लिए वो यूज नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कहने का कुल मतलब ये पूरे पॉइंट्स आपने सोचे होंगे, पढ़े होंगे जीएस पेपर 2-3 में, प्री के लिए बहुत सारे पॉइंट पढ़े होंगे जैसे हाँ बस अब उसमें अब उसमें नवाचार के अर्थ से जोड़ते हुए अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं नवाचार में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ले सकते हैं क्योंकि एआई वगैरह चल गया है। अगर मान लीजिए जिस किसान की अभी फसल यहाँ पे डूब गई थी, अगर उसको वो मोबाइल प्रौद्योगिकी चला पाता है या मोबाइल में उसको नोटिफिकेशन मिल जाता कि कल जो है चेतावनी बाढ़ आने वाली है या ऐसा कुछ आ सकता है, तो पहले से वो प्रिपेयर कर लेता। समझ आए, कुछ व्यवस्था करता या कुछ फसल काटने की व्यवस्था करता। ठीक है, तो एआई वगैरह का प्रयोग कैसे होगा, ठीक है, इसमें और क्या इंटीग्रेशन किया जा सकता है, नवाचार किस अर्थ में जुड़ेगा, तो 2-4-5 पॉइंट क्रिएट कर लेंगे कि अन्नदाता का उद्धार दया में नहीं बल्कि नवाचार में है। तो ऐसे में समझना आवश्यक है कि उद्धार क्या है। ठीक है, अन्नदाता के उद्धार से क्या आशय है। दया की जब हम बात करते हैं तो किस अर्थ में दया है या नवाचार है, तो किस अर्थ में या उसको नवाचार किसानों का उद्धार करने में सहायक होगा। 2-3 पॉइंट क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन जब जैसे मान लीजिए भूमिका में आप कहानी लिख करके खत्म किए, फिर उसके जस्ट बाद ये क्वेश्चन आ जाएगा 2-3 क्वेश्चन कि ऐसे में समझना आवश्यक है कि अन्नदाता का उद्धार क्या है, या उपरोक्त कहानी के संदर्भ में हमको ये जानना आवश्यक है कि अन्नदाता का उद्धार कैसे हो सकता है, क्या ये दया में संभव है, दया से क्या आशय है, बल्कि क्या पूरी तरह के तरीके से ये नवाचार के हाथों में है या दया वाला पार्ट भी कुछ जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सरकार एकदम खत्म ही कर देगी, सब्सिडी वगैरह अचानक से हो नहीं सकता। इसी में आप चाहिए तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड विश्व के मुद्दे पर जा रहे हैं तो डब्ल्यूटीओ वगैरह की भी चर्चा करिए कि इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद जो है भारत अभी भी किसानों को सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो कहने का कुल मतलब ये कि जितना आपने प्री में पढ़ रखा है वो सारे आप जितना पॉइंट पढ़ेंगे बस उसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हाँ उसके बाद फिर हाँ उसी में फ्लो जाएगा। हाँ, और कभी भी निबंध अगर आप रटे नहीं है तो आपका कभी भी निबंध एक जैसा नहीं होगा। अगर इसी निबंध को आप 10 दिन बाद मुझसे लिखवाएंगे तो हो सकता है मैं कुछ और पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो निबंध को समझ लेंगे एक बार, पॉइंट निकालने आपके पास आ जाएगा तो आप आराम से पॉइंट तो वही जीएस का बस बस शॉर्ट नोट्स बनाए उसी हाँ देख रखना है। हाँ, जीएस के शॉर्ट नोट्स लेकर के रखने हैं और इसमें थोड़ा सा ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेनी है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेनी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब उसमें नवाचार में जो जो सरकारी प्रयास हैं, जो जो चीज करी, जैसे यहाँ पे इंडो इजराइल केंद्र बनाया है यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसमें बागवानी फसलों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और भी कई सारे स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, तो वो सारी चीजों की चर्चा करके और अंत में एक निष्कर्ष देंगे कि वास्तव में ये चीजें थोड़ा सा हमको न केवल सरकारी प्रयास के तौर पर बल्कि निष्कर्ष इसका थोड़ा सा प्रभावी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा है, तो आप इसमें बताइएगा कि ये सरकारी प्रयास से संभव है? नहीं, सरकारी प्रयास से ही संभव है तो नहीं, इसमें सरकारी प्रयास भी करना पड़ेगा, इसमें सहकारी कृषि की भी बात करनी पड़ेगी, इसमें लोगों को गेटवाइजेशन का नहीं, इसको वो बोल सकते हैं कि लोगों की मानसिकता थोड़ी सी, मतलब किसानों की मानसिकता थोड़ी सी परिवर्तित करनी पड़ेगी कि आप ट्रेडिशनल फसलों पे मत रहिए। क्योंकि देखिए आज यहाँ पे भी किसान समझते हैं, चाहे पंजाब में हरियाणा में जहाँ पे भी, वो क्यों एमएसपी की मांग कर रहे हैं, क्यों वो इसकी मांग कर रहे हैं, तो कहीं कहीं वो सारी समस्याएं वहां से जुड़ रही हैं। प्लस जो बैकवर्ड लिंकेज है, जो फॉरवर्ड लिंकेज है, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं जो किसानों को दया दे रही है और नवाचार करने से रोक रही है, वो सारी चीजों लिंकेज का भी चर्चा कर देंगे। बिल्कुल, तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये करके अपने उत्तर को फिर मतलब ये आपका 600 शब्दों में आप आराम से लिख लेंगे इसको। हाँ, इतना कंटेंट हाँ, तो एक बार इसको लिख करके बताइएगा। ठीक है, और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला वीडियो मैंने पढ़ा, उस पर देखिएगा। ठीक है, जो मतलब हफ्ता 10 दिन पहले हाँ नहीं 2 महीने पहले कराए थे, अभी 2 महीने पहले कराए थे। एक मेरा सेशन लगने वाला है इसमें मेंस मेंटरशिप वाले में, तो देखेंगे अगर उसका रिकॉर्डिंग कुछ हो पाएगा, है ना, तो वो रिकॉर्डिंग हो पाएगा तो मैं दिलवाता हूँ। अच्छा, और ये बताइए जैसे कि जो दृष्टि का सॉल्व बुक आता है, निबंध लेना सही रहेगा? देखिए सॉल्व बुक लीजिए, मैं लेने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको यूज कैसे करना, वही मैं बता रहा हूँ, तो उसको पढ़ जाइए, केवल पढ़ के खत्म, मतलब उसको केवल एक बार रीडिंग लगा लीजिए बस। रीड लगा लेंगे। हाँ, रीड लगा करके क्या फिर मतलब जैसे कि इसमें बताएं कि ऐसे ऐसे पॉइंट को मतलब निकालना है। हाँ, कहाँ एक बार दिखाइए। वो नहीं लाए, खरीदे नहीं तो अच्छा, उसमें बस उसमें पॉइंट नहीं निकालना है, बल्कि उसकी क्विक बुक से बढ़िया है मेरा वीडियो। क्विक बुक नहीं, जैसे कि दृष्टि निबंध की जो बुक आता है ना, मत लीजिए, बल्कि उससे बढ़िया आप क्या करिए ना, मेरा जो वीडियो पड़ा है वो देख लीजिए, 1-2 वीडियो और ले आएंगे, प्रैक्टिस करा देंगे तो उतने में हो जाएगा। हम एक काम ये करेंगे कि एक हम लोग के पास वो है बुक है, उसमें पूरे कोटेशन वगैरह दिए हैं,
कि किसानों की समस्या है तो किसानों पे क्या लिखना है, ठीक है। क्या नाम है, मजदूरों की समस्या है तो मजदूरों पे क्या लिखना है, मतलब पूरा एकदम वो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 वाइज पूरा कोटेशन ही दिया हुआ है, अच्छा, ठीक है। तो कोटेशन बल्कि तैयार कर लीजिए, वो कोटेशन हो जाएगा, कोटेशन, बाकी तो सारा आपका जीएस में तैयार हो ही रहा है। एक चीज बताइए, जैसे कि मान लीजिए उस बुक लेने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जो उन बुक में लिखते हैं लोग अपना, जैसे कि मॉडल आंसर देते हैं निबंध का, वो अलग होता है। और जैसे कि हम उसी क्वेश्चन को मतलब पॉइंट को सोच के अगर जीएस का मटेरियल डाल के कोटेशन डाल के लिखे, पूरा निबंध अलग हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो निबंध अलग होता है। तो मतलब ये नहीं सोचेंगे सब कि क्या लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। निबंध का मतलब होता है किसी दायरे से बंधा हुआ नहीं, निबंध वो तो कोई सही है, दायरे से लेकिन मान बंधा लीजिए नहीं है। अधिकांश जनसंख्या वही पढ़ रही है तो उसी के नहीं नहीं लिखेंगे नहीं, सब। आप इसलिए तो कह रहे हैं, आप कुछ नवाचार करिए। जैसे अपने पिताजी को आप रोक रहे हैं कि आपके पिताजी नहीं करना चाह रहे हैं, हाँ। ठीक है, आप भी नहीं करना चाह रहे हैं, अभी उसी नहीं, जैसे कि हम ये जैसे करें निबंध कि में मैं बता रहा हूँ जैसे निबंध, मान लीजिए कि 10 कॉपी जानवर के पास गया, सब कुछ वही पढ़ा है, वही सब मटेरियल मार्केट में चला, वही सब पढ़ के वही सब लिखे हैं, इसीलिए वही तो मैं बता रहा हूँ छापा कि है सब। निबंध में और हाँ, मान लीजिए कि अब मेरे DA पीसीएस में 104 नंबर थे, यूपीएससी वाले पेपर में 131 नंबर थे 2020 वाले मेंस में। कारण क्यों था, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैं मतलब दायरे में नहीं बांधा था, जबकि टॉपर्स के उस साल 140 नंबर थे, ठीक है। टॉपर 140 नंबर पाया था, मेरे 131 नंबर थे। यूपीएससी का थोड़ा मतलब अलग लेवल का है। पीसीएस में भी मेरे 104 नंबर थे। 104 नंबर खराब नहीं आप बोल सकते हैं 150 में, ठीक मतलब है। ये नहीं काटे पीटे के समय में नहीं नहीं, एकदम नहीं पूरा काटेंगे। अलग हो जा रहा है। आप नवाचार कर रहे हैं, क्यों, नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, अब एकदम ही सटका रहा दिमाग, घर से झगड़ा करके आया तो भाई उसका क्या ही ठिकाना है फिर। जैसे मान लीजिए 4 कॉपी मिल रहा है, लिखा है कि भाई इसी पैटर्न को लड़के पकड़े हैं, सभी का एकदम पूरा डाल नहीं, दिया। अगर आप देखिए, निबंध में अगर वो निबंध सही से जांचने वाला है तो वो नवाचार को प्रोत्साहन कर देता है, ठीक मतलब है। उस बुक से लें तो मुझे फायदा नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि आप देखिए, एक तो निबंध आप रट नहीं पाएंगे, कितना निबंध रटिएगा, संभव है, नहीं संभव है। नहीं पाएंगे, सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हाँ, फिर लिखना पड़ेगा। बल्कि अगर बुक लीजिए भी, पहली बात तो मैं मना करूंगा लेने के लिए, अगर लीजिए भी तो उससे समझने का प्रयास करिए कि वो हाँ, समझने का इन द सेंस कि वो क्या लिख रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, ये सब वहां से देख लीजिए, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे करवा दिया हूँ और करवा भी दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके मतलब जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे, तो यूट्यूब पे भी हम लोग करवाए हैं। और अगर यूट्यूब पे नहीं लोग कमेंट करेंगे तो मैं मेंस मेंटरशिप चलेगी तो वहां से रिकॉर्ड करेगा, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। निबंध के लिए यही करना है। मेरे हिसाब से निबंध इतने में सफिशियंट है। हम लोग तो बैठ करके डिस्कस कर लेते थे, मैं था, गोलू था, हम लोग क्या करते थे जब मेंस था तो हम लोग बैठ करके डिस्कस कर लेते थे कि रोज का मतलब कि जब भी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, या उस समय हम लोग को पता नहीं था कि इतना ज्यादा मेहनत करना है कि कितना कम करना है, तो हम लोग क्या करते थे, एक दिन में 2 3 निबंध डिस्कस कर लेते थे, ठीक है। क्योंकि पॉइंट तो आपके लगभग सारे होंगे, जैसे निबंध आपको 2 ही लिखना है, इसमें 3 लिखना है, यूपीएससी में 2 ही लिखना है, तो आप इधर से उधर पॉइंट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए, जब क्या है, जैसे मान लीजिए आप पेपर देने जाते हैं तो 3 निबंध लिखना है तो तीनों का ऊपर हेडिंग लिख लीजिए, 2 लिखना है तो दोनों का ऊपर हेडिंग लिख लीजिए। और जब पॉइंट सोचिए कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसमें क्या सोच सकते हैं, इसमें अर्थव्यवस्था की दृष्टि से क्या सोच सकते हैं, तो दोनों में आपका अधिक पॉइंट आप वहां पे सोच पाएंगे। कितना मिनट लगा, 10-15 कितना, 1 घंटे का होता है? नहीं, उसमें 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का दोनों होता है, उसमें 1 घंटा मिलता है, उसमें 1.5 घंटा मिलता है, इसमें 1 घंटा मिलता है। 1 घंटे में 600 शब्द आप आराम से लिखिएगा महाराज। अरे सोचने में भी क्या, आप 15 मिनट दीजिए सोचने में, तो 15 से 45 मिनट हो गया, और 45 मिनट में आप 600 शब्द नहीं लिख लीजिएगा, 4000 शब्द आप लिख रहे हैं, 3000 शब्द आप लिख रहे हैं, इसमें तो आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो मतलब पीसीएस के लिए यही है कि जीएस का जितना कंटेंट पढ़े हैं उसी का यूज कीजिए, सबके लिए, पीसीएस यूपीएससी के लिए, सबके लिए। और कोशिश ये करना है कि जैसे मान लीजिए अगर डायरेक्ट भी निबंध है तो उसको अमूर्त निबंध बना दीजिए। अमूर्त निबंध में आपके पास नया करने का बहुत रहेगा और नंबर ज्यादा मिलने की संभावना है, बजाय कि मैं कई ऐसे लोग को जानता हूँ, जैसे हमारे एक दोस्त हैं, बहुत बार मेंस लिखे हैं और नंबर उसके कभी घटे कभी घटे कभी बढ़े, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, आप भी जानते हैं, है ना। तो नंबर कभी घटे कभी बढ़े, कारण क्या रहा है, वो जा करके वहीं लिखता है, प्रैक्टिस नहीं करता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सब बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तभी आप निबंध एक अच्छा लिख पाएंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से ये करिए, और भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा। यानी कि उसमें हम बहुत फायदा नहीं होगा आपका? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से फायदा नहीं है।